शादी करूंगी तो बस भूषण से ही करूंगी पापा। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। अपनी प्रॉपर्टी रखो अपने पास, मैं चली पापा। मान जाओ बेटी, वो भूषण अच्छा लड़का नहीं है। माँ ठीक कहती है दीदी, भूषण तुम्हें धोखा देने में मिनट न लगाएगा। हाँ, तुम सब जलते हो भूषण से, इसीलिए यह कह रहे हो। भूषण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं प्यार में पागल व्यक्ति में सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। इसीलिए नीति भी भूषण की असलियत को समझने में भूल कर गई। वह भूषण के भरोसे घर से तो निकल जाती है, मगर जब भूषण से मिलती है तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। भूषण, मैं तुम्हारे भरोसे घर छोड़ आई हूँ। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। शादी? अरे पागल हो गई हो क्या? नीति, तेरी जैसी कई लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं। अब मैं किस किस से शादी करूंगा है? अरे, ये क्या कह रहे हो भूषण? मैं ठीक कह रहा हूँ नीति। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने घर लौट जाओ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। यह सुनकर तो नीति की जैसे जान ही निकल जाती है। वह अपने घर वालों की बात न मानकर न घर की रहती है और न घाट की। वह रोते हुए खुद को खत्म करने की सोचने लगती है। अब किस मुंह से घर जाऊं? भूषण ने मुझे ठुकरा दिया है और मैंने अपने परिवार को। अब तो मौत ही बचती है मेरे लिए। यही सोचकर वह खुदकुशी करने के लिए ट्रेन के नीचे कटने की कोशिश करती है, मगर वहां भी उसे मौत नहीं मिल पाती। अरे, दिखती तो पढ़ी लिखी हो, पर खुदकुशी क्यों कर रही थी? अरे, मरने से भला कोई समस्या हल होती है क्या? मेरी समस्या मरने से ही हल हो सकती है। मर जाने दो मुझे। मैं किसके सहारे जिंदा रहूं? क्या क्या तुम में हिम्मत है मुझसे शादी करने की? बोलो। पहले तुम अपनी बात तो बताओ, हिम्मत की बात फिर सोचेंगे। गौतम के यह कहने पर नीति उसे सारी बात बता देती है और फिर रोते हुए कहती है, अब तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, फिर भी घर लौट जाओ तो अच्छा है। मैं मर जाऊंगी पर घर कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम्हारे जैसी अमीर लड़की को मैं अपने घर भी तो नहीं रख सकता ना। तुम्हें गरीब मजदूर के घर कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रह रहे हो वैसे मैं रह लूंगी। रही बात अमीरी और अमीरों की, तो उनकी असलियत तो मैं अब समझ चुकी हूँ। यही बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह अमीर घर की लड़की नीति इस हादसे का शिकार हो एक गरीब घर की बहू बनने पर मजबूर हो जाती है। वह गौतम से शादी करके अपने गरीब ससुराल आती है। गौतम के साथ नीति को देखकर उसके बूढ़े पिता महेश, माँ सावित्री और छोटी बहन दिव्या हैरान रह जाते हैं। बेटा गौतम, ये कौन है? ये आपकी बहू नीति है पिताजी। क्या तूने शादी कर ली? हमें बताया भी नहीं बेटा। बहू हमारे जैसे गरीब घर से तो है ना? अरे माँ, मजदूर से गरीब लड़की ही शादी करेगी, कोई अमीर लड़की तो करेगी नहीं। माँ, अब बातें करना छोड़ो और भाभी को अंदर आने दो। आओ भाभी। हाँ हाँ, ले जाओ, बहू को अंदर बैठाओ। नीति अपने गरीब ससुराल आकर देखती है कि घर के नाम पर एक कच्ची झोपड़ी होती है। बैठने के लिए ना कोई सोफा, ना कुर्सी, ना सोने के लिए कोई बेड और ना गद्दा और ना ही कोई अन्य सुविधा। उस समय सर्दी का मौसम था। नीति रात को एक फटे पुराने कंबल में दुबकी ठंड से कांपे जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उफ, गरीबी में जीना भी कितना मुश्किल है, पर मुझे अब गरीबी में जीने की आदत डालनी ही होगी। समय बीतता जाता है और नीति धीरे धीरे गरीब गौतम की गृहस्थी में अच्छे से ढल जाती है। वह घर के सब काम खुद संभाल लेती है। अम्मा, बाबूजी, खाना खा लो। हाँ हाँ, लाओ बेटी, बहुत भूख लगी है। बेटी, गौतम और दिव्या ने खाना खा लिया क्या? खा लिया माँ जी। नीति सबको खाना खिलाने के बाद बर्तनों में झांकती है तो खाना खत्म ही मिलता है। ओह, खाना तो बचा ही नहीं। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। नीति, तुम्हें अपने लिए खाना बचाना चाहिए था ना। तुम्हारी जगह मैं भी तो भूखा सो सकता था। मेरे होते तुम भूखे सो, ऐसा तो मैं कभी ना होने दूं गौतम। गौतम और उसके परिवार का सच्चा और निश्चल प्यार पाकर नीति में बहुत हिम्मत आ जाती है और वह गौतम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला करती है। वह गौतम से कहती है,
गौतम, आज से मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी पर चलूंगी। अरे ये क्या कह रही हो नीति? इतनी ठंड में मजदूरी करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भी तुमसे मजदूरी नहीं होगी। होगी गौतम, होगी। ना मुझे ठंड की परवाह है और ना ही मुश्किलों की। मुझे तो बस तुम्हारा साथ देना है। नीति की हिम्मत और प्यार देखकर गौतम कुछ बोल नहीं पाता। उसी दिन से नीति गौतम के साथ मजदूरी करने लगती है और दोनों की मजदूरी से घर ठीक से चलने लगता है। सबको समय पर खाना मिलने लगता है और ठंड से बचने के लिए सबके लिए कपड़े भी आ जाते हैं। बहू ने तो बेटे के साथ मिलकर घर का रंग ही बदल दिया। अब तो ठंड में भी आनंद आता है और टाइम पर खाना भी मिल जाता है। भगवान ऐसी नेक बहू सबको दे। उधर नीति के पिता उसे मरी हुई समझकर अपना दिल समझा लेते हैं, मगर कांता वो नीति को याद करके हमेशा रोती रहती है। पता नहीं मेरी नीति के साथ क्या हुआ होगा। हमारी बेटी ने खुदकुशी कर ली होगी कांता। उसके एक गलत कदम ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। माँ बाप के खिलाफ चलने का यही नतीजा होता है। पर मेरा मन नहीं मानता। मेरी बेटी जरूर जिंदा है। ऐसा कुछ नहीं है कांता। जिंदा होती तो कहीं ना कहीं तो मिलती। समय बीतता जाता है और एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। ऐसी ठंड में वे एक जगह मजदूरी कर रहे होते हैं कि तभी एक मजदूर गौतम से कहता है, अरे गौतम, वहाँ सामने एक मेम साहब गरीबों को खाना बांट रही हैं। आलू की सब्जी, पूड़ियाँ और हलवा बट रहा है। गर्मा गर्म खाएंगे तो ठंड ना लगेगी। चलो चलें। हाँ चलो। अरे नीति, तुम भी चलो ना। हाँ चलो, मैं भी आती हूँ। यह कहकर गौतम और अन्य मजदूर खाना लेकर एक तरफ बैठकर खाने लगते हैं और जब नीति खाना लेने पहुंचती है तो चौंक ही जाती है। माँ, तुम? नीति, मेरी बच्ची, तू जिंदा है। आ, आ, मेरे गले लग जा मेरी बेटी, गले लग जा। यह कहकर कांता नीति को गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी खूब रोती हैं। इधर गौतम और अन्य मजदूर यह सीन देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटी, मैं आए दिन गरीबों में खाना बांट कर उनसे यही कहती कि भगवान से दुआ करो कि मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिल जाए। पर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ माँ। आपकी बेटी तो मर चुकी है। मेरा तो यह दूसरा जन्म है। अरे तू यह क्या पहेलियां बुझा रही है बेटी? मेरे साथ घर चल। मैं अब घर नहीं आ सकती माँ, क्योंकि मैं अब एक गरीब मजदूर की पत्नी हूँ और उसी के पास रहूंगी। यह कहकर नीति गौतम के साथ अपने घर की ओर चल पड़ती है और कांता उसे देखती ही रह जाती है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ जो एक गरीब मजदूर के घर की बहू बन बैठी। नीति से मिलने के बाद कांता को चैन ही नहीं आता। वह रमेश और निशा को जब नीति के बारे में बताती है तो वे भी हैरान और परेशान हो उठते हैं। रमेश कांता और निशा को कार में बैठाकर तुरंत नीति से मिलने के लिए चल पड़ता है। वे किसी तरह गौतम के घर का पता कर उसके घर पहुंच जाते हैं। नीति जैसे ही उन्हें देखती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रमेश उसकी आंखें पोंछते हुए कहता है, बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस दिन मैं गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। आपने तो जो कहा था सब ठीक ही कहा था। मैं ही गलत आदमी पर भरोसा कर बैठी थी। फिर तुम इस गरीब मजदूर के घर कैसे पहुंची? नीति रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है तो सबकी आंखें भर आती हैं। रमेश नीति और गौतम दोनों को सीने से लगा लेता है और फिर नीति के नाम की प्रॉपर्टी उसे सौंप देता है। इस तरह गौतम और नीति का जीवन भी खुशहाल हो जाता है।